हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 11 ऑफ अक्टूबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी जो पहली जो न्यूज़ है वो रोसेट्टा स्टोन को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल ये जो स्टोन है वो इजिप्ट को बिलोंग करता है। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब 1801 में जब नेपोलियन की आर्मी डिफीट हुई ब्रिटिश है, तो इस ट्रीटी के टर्म्स के अनुसार ये जो रोसेट्टा स्टोन था ये ब्रिटिश को मिल गया और तब से ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। पर ये जो रोसेटा स्टोन है ये इजिप्ट का है और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इजिप्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं, इजिप्ट के लोग हैं, वो इसको डिमांड कर रहे हैं कि आप ब्रिटिश म्यूजियम से वो हमारी जो रोसेटा स्टोन है वो वापस कीजिए। जैसे हम लोग डिमांड करते हैं ना कि हमारा जो कोहिनूर ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ वो हमको वापस चाहिए, वैसे ही इजिप्ट के लोग इस रोसेटा स्टोन की डिमांड कर रहे हैं। तो प्रिलिम्स स्पेसिफिक हम ये जान लेते हैं कि ये रोसेटा स्टोन क्या है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा स्टोन है, लार्ज स्टोन है, जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन है। आपको पता होगा कि किंग अशोका के टाइम पे बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिले थे। हमारे जो पत्थर थे उस वक़्त उसमें कई पब्लिक मैसेजेस हुआ करते थे अशोका के, खासकर टॉलरेंस को लेकर, अपने कल्चर को लेकर जो लिखे हुए थे। सिमिलरली वैसे ही इस रोसेट्टा स्टोन पर भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, जो इजिप्शियन की स्क्रिप्ट को शो करती है। तो रोसेट्टा स्टोन में इंस्क्रिप्शन है, वो इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला सिग्निफिकेंस यही है कि जो इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स है, इसमें हीरोग्लिफ्स का मतलब ये होता है जो इजिप्ट की जो एंशिएंट लैंग्वेज सिस्टम थी उसको हीरोग्लिफ्स बोला जाता है। जो बहुत सारे टेम्पल्स में, स्टोन्स में हमें ये मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स के बारे में हमें कोई खास नॉलेज नहीं है। तो जब ये रोसेट्टा स्टोन मिल जाएगा तो हो सकता है उसमें ज़्यादा स्टडीज हों और ये इजिप्ट के हीरोग्लिफ्स को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्टोन है इसकी एज 2000 साल से भी पुरानी है। तो भी ये एंशिएंट नॉलेज को और ज़्यादा स्टडीज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ये कि ये जो ब्रिटिश म्यूजियम में जो रोसेटा स्टोन रखा हुआ है, ये किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ कल्चरल वॉयलेंस का, सिंबल ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म का। इसका मतलब ये है कि कैसे उस वक्त की जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज होती थी, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, ये जितने भी कंट्रीज को कॉलोनाइज करती थी, तो उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स, उनके आर्ट को भी कब्जा करती थी, उनके कल्चर्स को भी लूटती थी। उनके कल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट थे वो अपने साथ में ले जाया करती थी, उनके कल्चर में बदलाव करती थी। ठीक है, इंफीरियर दिखाते थे उनके कल्चर्स को। तो ये सब कल्चरल वायलेंस और कल्चरल इंपीरियलिज्म का एक पार्ट था। तो हमें यूपीएससी का पर्सपेक्टिव से सिर्फ रोसेटा स्टोन के बारे में पता होना चाहिए कि रोसेटा स्टोन क्या है, किसका है, अभी कहाँ है। तो यूपीएससी अगर पूछे तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो उड़ीसा के कोंझार डिस्ट्रिक्ट को लेकर है। दरअसल उड़ीसा के कोंझार डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, मदरन गजोड़ी विलेज। इस विलेज को विलेज ऑफ विडोज भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जितने मेल मेंबर्स हुआ करते थे वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और वो फैक्ट्री किसकी थी? पायरोफिलाइट की थी। ठीक है, इसकी ग्राइंडिंग होती थी वहां पर। तो इससे होता क्या था, इसके जो पोल्यूटेंट होते हैं वो जब लंग्स को इम्पैक्ट करते थे तो उससे होता था सिलिकोसिस। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान की जान चली जाती है, तो डेथ हो जाती है। तो वहां पे जो फैक्ट्री थी और वहां पे जितने मेल वर्कर्स जो काम कर रहे थे उसमें मोस्टली लोगों की डेथ हो गई। तो इन लोगों ने जाके अपने कंपनसेशन की गुहार लगाई। तो लेबर कोर्ट ने कंपनसेशन भी अवार्ड किया, पर अभी भी तो उनको इस डिजीज से जूझना पड़ रहा है अभी भी। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी ने इस पर चिंता जाहिर की है। अब पायरोफिलाइट के बारे में जान लेते हैं। इसके इनहेलेशन से क्या होता है कि इरिटेशन होती है और डिस्कम्फर्ट होता है, न्यूमोकोनोसिस होने की संभावना रहती है, जिससे सिलिकोसिस हो जाता है और एक जानलेवा बीमारी होती है। और इसका इस मिनरल का यूज कहाँ होता है? पेपर में, प्लास्टिक में, पेंट में, इंसेक्टिसाइड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो इसकी ग्राइंडिंग का बहुत ज्यादा वाइड यूज है। अगर हम एनसीएसटी के बारे में देखें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2003। और कौन से आर्टिकल से बनाई थी? आर्टिकल 338 ए। ये जो है 338, ये शेड्यूल कमीशन को लेकर है, नेशनल कमीशन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी महाराष्ट्र के शिवसेना से है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद शिवसेना दो टुकड़ों में बट गई थी, एक उद्धव ठाकरे के ग्रुप में और एक एकनाथ शिंदे के ग्रुप में। तो अब शिवसेना को लेकर लड़ाई है कि आखिर शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है या एकनाथ शिंदे की है। तो इन दोनों में जो भी लड़ाई है वो सिंबल को लेकर है कि भाई इस सिंबल पर जो बो एंड ऑरर है, ठीक है, तीर और कमान है, इस पर किसका हक है। तो फिलहाल के लिए इसे फ्रीज कर दिया गया है जब तक कि यह डिसाइड नहीं होता कि शिवसेना पार्टी पर असली हकदार कौन होगा।
तो फिलहाल के लिए इसे इस सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेस्ट ऑफ मेजोरिटी कर लेगा, प्रूव कर लेगा कि शिवसेना पे असली हकदार कौन होगा, तब ये डिसाइड होगा कि इस सिंबल पर किसका हक होगा। और अभी फिलहाल ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तब वहां ये डिसाइड होगा। पर तब तक के लिए इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल की आवश्यकता थी, प्रचार करने के लिए सिंबल की आवश्यकता थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सिंबल्स होते हैं पूल में, उसमें से आपको 3 सिंबल चुनने होते हैं। वो 3 सिंबल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करते हो, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन तीनों में से एक चुनती है कि हाँ, ये आपके लिए वैलिड रहेगा। और उसी को देखते हुए अभी जो उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप है, उसे मिल गई मशाल। पर एकनाथ शिंदे ने जो 3 सिंबल दिए थे, उनमें से अभी किसी को भी चुना नहीं गया है, तो जल्द उसका भी निपटारा हो जाएगा। और ये इलेक्शन कमीशन में डिसाइड कैसे करती है? ये करती है पैरा 15 ऑफ सिंबल ऑर्डर 1968 के रूल से। और ये जो डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये जो अप्लाई होता है रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज के रूप में के मैटर्स में। पर जब भी किसी रजिस्टर्ड पर अनरिकॉग्नाइज पार्टीज के बीच में कोई स्प्लिट देखने को मिलता है, तो एसीआई उस केस में क्या करती है? उनको बोलती है कि आप अपने डिफरेंसेस को इंटरनली सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप कोर्ट को अप्रोच कीजिए। पर जब स्टेट पार्टी या रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी में स्प्लिट होता है, तो जब इलेक्शन के सिंबल को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें डिसीजन जरूर लेती है, और उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल निर्मला सीतारमण जी है, जो हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने ये चिंता जताई है कि एक तो हमने क्या करा, आपके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको टैक्स घटाकर कितना कर दिया? 25 से 15%। इतना टैक्स कम करने के बावजूद आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रहा है। ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो कितना है? 31% ऑफ जीडीपी है। और ये कितना था? 39% था 2012 में। मतलब अब ये घट रहा है और लगातार घट रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, वो लगातार घट रहा है। इसलिए हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना भी हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसका 75% प्राइवेट करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर करती है। प्राइवेट सेक्टर में कौन इंपॉर्टेंट? सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट। अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक लेवल तक ही इन्वेस्ट कर पाएगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कंट्री, और अभी तक जो ग्रोथ मेंटेन हो रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है। पर इसकी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि एफआरबीआई में एक ने कितना बोला कि 3% आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के बाद में जो सरकार के पास रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है। सरकार के पास कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से सोशल सिक्योरिटीज के लिए पैसे खर्च करने का दबाव था। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अब जिम्मेदारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को उठानी होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर को उठानी होगी। पर उनकी भी एक लिमिटेशन है। उनको ये दिक्कत आ रही है कि वर्ल्ड की जो इतनी इकोनॉमीज है वो स्लो डाउन हो रही है, हमारी जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो रही है। ऊपर से जब से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन आया, तब से जो हमारी डिमांड है उसको थोड़ा सा धक्का लगा है, पीछे हुई है वो। तो इसीलिए कॉर्पोरेट भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबरा रहे हैं। तो अब ये जानना है कि आखिर इसके पीछे कॉज क्या है। सबसे पहले तो स्लोइंग डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। आपको पता ही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी वो कम हो रही है। रिसेशन का फियर देखा जा रहा है। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर, वर्ल्ड पूरी सप्लाई चेन बिगड़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ग्रोथ अपने आप कम हो रही है। उसके बाद यूएस फेड लगातार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक में जो डॉलर पंप हुए थे वो वापस से अमेरिकन इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो वर्ल्ड की जितनी मेजर करेंसी है सबका डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। नेगेटिव सेंटीमेंट को देखते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इनमें लो इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट देखा जा रहा है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्टेगनेंट है, अराउंड 2.2% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो 15% ऑफ जीडीपी है। तो हमारे देश में जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो दरअसल प्राइवेट से ही होना है। तो हमें उन्हें और इंकरेज करना पड़ेगा कि उनको, और ताकि वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि 3% का एक हमारे ऊपर वो रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि 3% ज्यादा हम फिस्कल डेफिसिट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद में स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से कॉर्पोरेट को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इसे मेजर लेना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो सके। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है वो वेपन सिस्टम ब्रांच को लेकर है। किसने नई ब्रांच बनाई है? ये ब्रांच जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स की। दरअसल हाल ही में हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी आर चौधरी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब हमारे इंडियन एयरफोर्स में एक नई ब्रांच बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा वेपन सिस्टम ब्रांच। अभी तक जो ब्रांच थी उसमें 3 थी। पहली थी फ्लाइंग ब्रांच थी, जिनका मेन मकसद होता था जितने भी हमारे लड़ाकू विमान है उनको फ्लाई करना। दूसरा एक टेक्निकल ब्रांच होती थी जो इनके टेक्निकल
को पूरा अपडेट रखती थी और जो भी रिक्वायरमेंट होती थी टेक्निकल उनको फुलफिल करती थी। और तीसरा ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच, जो टेक ऑफ के समय या लैंड करने के समय या फिर जो उनके रख रखाव के समय जो काम करती थी उसे ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच बोला गया था। पर अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो सेग्रीगेटेड था, ठीक है। हो क्या रहा था, जो इंडियन एयरफोर्स का जो मेजर एक्सपेंस आता है वो फ्लाइंग ट्रेनिंग में आता है। मतलब हमारे जितने भी नए पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ती है, और जो पायलट हैं भी एग्जिस्टिंग उन्हें भी लगातार अपडेट होने के लिए भी ट्रेनिंग रखना पड़ती है, ताकि वो किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर्ड रखें। पर हो क्या रहा था कि हमारे एयरफोर्स में बहुत सारे वेपन्स हैं, खासकर मिसाइल्स हैं बहुत सारी, और उसके बाद कुछ ड्रोन्स हैं। तो इनको ऑपरेट करने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको हर व्यक्ति को फ्लाइंग ट्रेनिंग देनी है, जिनमें से आपको कुछ लोगों को फ्लाइंग करवानी भी नहीं है, फ्लाइंग, इससे बहुत सारा जो रिसोर्स था उसका वेस्टेज हो रहा था। तो अब क्या होगा, ये जो वेपन सिस्टम ब्रांच होगा ये सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा इस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए, जितने वेपन्स होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए। तो इन्हें फ्लाइंग ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे हम और ज्यादा ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इससे एक अच्छे एक ऑपरेशनल सिनर्जी निकल के आएगी। इसकी 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स होंगी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन ट्विन एंड मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। तो इसका काम मेनली यही होंगे, मिसाइल को हैंडल करना, ड्रोन को हैंडल करना। और सिंस इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही थी कि हमें एक वेपन सिस्टम ब्रांच की आवश्यकता है, क्योंकि सबको पायलट ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइंग करेंगे ही नहीं। तो इससे इंडियन एयरफोर्स को 3,400 करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि बचेंगे पैसे उससे। और ये सब जितने भी हमारे वेपन सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स की, वो सबको यूनिफाई कर देंगे, ताकि एक ऑपरेशनल सिनर्जी लाई जा सके। और इसमें स्पेशलाइज कैडर को इस इंडक्ट किया जाएगा, जिनका जो मेन डोमेन वेपन सिस्टम ही होगा। तो इससे ज्यादा आउटपुट निकल सकेगा, ज्यादा हम इफेक्टिव होंगे किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन को हैंडल करने में। क्योंकि अभी जो वॉरफेयर होगा वो बहुत मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है। तो हमें भी हमारे टेक्निक्स को, स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके और अपडेट रखना पड़ता है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो एवरीथिंग ऐप को लेकर है। एवरीथिंग ऐप एक टाइप का सुपर ऐप है। मतलब इस एक ऐप में आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो, मूवी बुक कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी आप अपने मोबाइल में जितने ऐप यूज कर सकते हो, तो उसको आपको सारी जो सर्विसेज हैं वो एक ऐप से अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये प्लान फिलहाल एलन मस्क कर रहे हैं कि वो ऐसा एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं जो सारी फैसिलिटी इसी ऐप के थ्रू हो जाए। और ये जो ट्विटर बाय करने का जो उनका चल रहा है, प्लान चल रहा है, वो इसी एक एवरीथिंग ऐप का एक वो है, प्लान है। तो ये एक ऐसा ऐप होगा जो सुपर ऐप की तरह होगा, और खासकर ये एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारे देश में आपने देखा होगा पेटीएम है, फोन पे है। तो सुपर ऐप क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर पेमेंट, ई कॉमर्स, लगभग जो भी नेसेसरी जो सर्विस होती है वो सब आप एक ऐप से अवेल कर सकते हो। चाइना में वी चैट बहुत फेमस है इसके लिए, क्योंकि उससे आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो, अपने फ्रेंड या फैमिली को पेमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी काम करता है। उसी तरह हमारे देश में पेटीएम है, आप मूवी टिकट कर लो, फ्लाइट बुक कर लो, टैक्सी बुक कर लो, उसके बाद में टिकट, उसके बाद में पेमेंट कर लो, रिचार्ज कर लो। यहाँ तक कि फाइनेंस की भी सुविधा देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की जो सुपर एप्स हैं अब वो काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। पर इससे दिक्कत ये आ रही है कि इससे एक टाइप की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। पहले बहुत सारी हमारे देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती थी कंपनियां, डोकोमो, टाटा। अब क्या सिर्फ बची दो इफेक्टिवली, वोडाफोन आइडिया का पता नहीं कब बंद हो जाएगी। तो अभी फिलहाल कौन है, जियो और एयरटेल। इसी तरह जब मोनोपोली होने लग जाएगी तो क्या पता कल से हम सिर्फ पेटीएम, फोन पे या फिर एक दो ही बचेंगे। तो इससे फिर हमारे देश में कंपटीशन कम होगा, इनोवेशन कम हो जाएगा, और ग्रोथ रुक जाती है उससे। और अगर एक ही ऐप में सब सारी सर्विस होंगी तो उससे प्राइवेसी का भी खतरा होगा, कि अगर एक ऐप के पास इतने सारे डाटा हमारे हैं तो वो लीक होने का खतरा होता है। वो उस पूरे डाटा का मिसयूज कर सकती है, किसी को बेच सकती है। तो इसीलिए सुपर ऐप को लेकर भी कंसर्न जताए जा रहे हैं। ऐसी और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। इसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, और एक करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम समाचार वाणी रन किया जा रहा है। उसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।